नमस्कार। 28वें CSPOC से जुड़े इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों से 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के 61 लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार विमर्श करेगा। सम्मेलन के दौरान 4 कार्यशाला सत्रों का आयोजन किया जाएगा। 15 जनवरी 2026 को 2 सत्रों में संसद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, नवाचार, निगरानी और अनुकूलन में संतुलन स्थापित करना, सोशल मीडिया और सांसदों पर इसके प्रभाव पर चर्चा होगी। 16 जनवरी को संसद के प्रति जन सामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियां और संसद सदस्यों और संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा होगी। जी जहाँ विशेष पूर्ण अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन का विषय लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर बात होगी। लोकसभा अध्यक्ष 15 और 16 जनवरी 2026 को पूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अलावा लाइटनिंग राउंड, विशेष पूर्णाधिवेशन और समापन पूर्णाधिवेशन की भी अध्यक्षता करेंगे। वो विशेष पूर्णाधिवेशन के विषय पर मुख्य भाषण भी देने वाले हैं। कल स्थायी समिति CSPOC की बैठक से सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये समिति CSPOC की गतिविधियों की निगरानी करती है। कल स्थायी समिति CSPOC की बैठक हुई और ये समिति, जैसा कि हमने बताया कि CSPOC की गतिविधियों की निगरानी करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा हो जाता है और 28वें CSPOC का अध्यक्ष होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के लाल किले के संगीति सम्मेलन कक्ष में स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। स्थायी समिति के सदस्यों और सम्मेलन में आए विभिन्न देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के लिए लाल किले का भ्रमण, लाइट एंड साउंड कार्यक्रम और रात्रि भोज की भी व्यवस्था की गई थी। मैं CSPO के एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करते मुझे खुशी हो रही है और आशा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जहां बड़ी विविधता है वहां पर आप आए और इस स्टैंडिंग कमेटी में जो विशेष चर्चा, संवाद हम करेंगे, जो सिफारिश करेंगे, आने वाले समय में उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सुबह है और हमारी संसदीय प्रक्रिया के लिए भी और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज सुबह है। आज 28वें CSPOC का बाकायदा यानी कि औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं। ये चौथा अवसर है जब भारत जो है CSPOC की मेजबानी कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो जहां तक इसकी महत्वता की बात करें अगर सम्मेलन की, तो हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें और इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो उससे हमें उसकी महत्ता पता लगती है। क्या है कि ये जो है, जैसा आपने बताया भी कि 1969 में 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और जो उस समय के जो स्पीकर थे वहाँ के कॉमनवेल्थ, उसके हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा, उनका नाम था लुशियन लेमोरिक्स। उनके इनिशिएटिव पे इसकी स्थापना हुई थी और कनाडा का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी भी सेक्रेटेरिएट इसकी जो असर है वो कनाडा ही प्रोवाइड करता है। और अगर जब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो इसका जो इस
इसका जो कॉन्फ्रेंस है इसका बड़ा अलग ही तरीका है कि इट्स नॉट, ये जो है ब्यूरोक्रेटिक वो वाली बात नहीं है। ये है कि इनका उद्देश्य ये है कि जो पीयर है, जो मतलब जो काम करते हैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लोग स्पीकर जो है, वो आपस में मिलकर के इसको चलाते हैं और उनको आपस में बातचीत करते हैं कि डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से उसको और बढ़ावा दिया जाए। और इसमें ये अगर आप देखें पिछले 10, 12, 15 साल से कि जब भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो जो नई नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं ताकि उनको जो अपने उसमें शामिल किया जा सके और उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए उसमें इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कि अभी 28वीं जो कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पार्लियामेंट में किस तरह से यूज होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया, क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया किस तरह से किस तरह से फैल गया है हमारी जिंदगी में, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए पॉजिटिव मैनर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बारे में वो बातचीत करना चाह रहे हैं। देन वो बात करेंगे कि जो लोग हैं और जो सिटीजन्स हैं उनको अभी तक क्या है, वोट उन्होंने डाल दिया, उसके बाद में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है, तो उसके जो इन्वॉल्वमेंट रेगुलर बेसिस पे किस तरह से करा जाए ताकि जो जड़ें हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की वो और मजबूत हो, उसके विषय में बातचीत करेंगे। और यही नहीं, वो जी आप सुशील जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सम्मेलन स्थल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर, दर्शकों के साथ देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष जो कि इस पूरे वृहद 28वें CSPOC की अध्यक्षता कर रहे हैं और वो लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए, सम्मेलन स्थल पर पहुंचते हुए और सम्मेलन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी सूचना हम लगातार और दृश्य जो हैं आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे जब तक ये पूरा वृहद सम्मेलन चलेगा राजधानी दिल्ली में। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं सम्मेलन स्थल पर पहुंचते हुए लोकसभा अध्यक्ष। सुशील जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं और अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग देशों की संसदों के अध्यक्ष हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो भी जो हैं सम्मेलन स्थल पर पहुंचे हुए हैं, उपस्थित हैं। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को शुरुआत में ही जानकारी दी कि प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से आज इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कल वैसे बहुत सारे कार्यक्रम इस वृहद सम्मेलन से जुड़े हुए हो चुके हैं। लाल किले पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया था जिसमें स्वयं लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित थे और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। संविधान सदन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, अलग अलग देशों की संसदों के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए। सीधी तस्वीरें, आज बहुत ही विशेष दिन है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की संसदीय प्रक्रिया के लिए। आज भारत 28वें CSPOC की अध्यक्षता कर रहा है, इसकी मेज़बानी कर रहा है और हम आपको बता दें कि ये चौथा अवसर है कि भारत CSPOC की मेज़बानी कर रहा है। पिछला जो मेज़बानी का अवसर भारत को मिला था वो 2010 में मिला था। 2010 में भारत ने CSPOC की मेज़बानी की थी। अब 16 साल तकरीबन गुजरने के बाद, 16 वर्ष के पश्चात भारत एक बार फिर से CSPOC सम्मेलन कर रहा है, उसकी मेज़बानी कर रहा है। और जैसा कि अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दो विंडो हैं, एक में आपको लोकसभा अध्यक्ष नज़र आ रहे होंगे, दूसरी में अलग अलग देशों के संसदों के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कार्यक्रम स्थल पर यानी कि सम्मेलन स्थल पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस संविधान
सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पश्चात 28वें CSPOC का औपचारिक शुभारंभ करने वाले हैं। सुशील जी, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर, लोकसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और औपचारिक शुभारंभ करेंगे 28वें CSPOC का। कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और जैसा कि हमने बताया गया है कि 61 जो है जो लोकसभा के स्पीकर्स या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहली बार इतने मात्रा में जो है स्पीकर्स ये आए हैं विभिन्न देशों से। तो ये सबसे बड़ा जवाब एक तो ये दिखाता है कि कितना इंटरेस्ट दूसरे हमारे जो कॉमनवेल्थ में कंट्रीज हैं उनका जो है, या इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो उनका इसमें कितना झुकाव है। और दूसरा, भारत में जब ये हो रही है तो सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होना ये इंडिकेट करता है कि इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको लोग कितना सीखना चाहते हैं, उससे समझना चाहते हैं और वहाँ एक पार्टिसिपेशन उसमें करना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसका जो इनॉग्रल जो है वो संविधान सदन में होगा, जिसकी अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण बेसिक डॉक्यूमेंट होता है और उस सदन में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो सिंबॉलिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री जी अभी आने वाले हैं और वो जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी उनको गाइडलाइंस देंगे, बिकॉज कि भारत का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से उसको आगे हम लोगों का जो पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं उसको हम किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से सभी देशों के लिए जहाँ की इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि थोड़ी जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको थोड़ा कई कुछ देशों में अटैक हो रहा है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो भारत में इसका सम्मेलन का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये दिखाता है कि भारत कितना जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, और कितना हम उसके लिए लोगों के, जैसा कि हमारा सिद्धांत भी है भारत का कि हम सबके साथ मिलकर चलते हैं और सबको अपनी जो हमारी टेक्नोलॉजी नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, वो उसको हम शेयर करते हैं। तो यहाँ जो भी जितने भी सेशन हो रहे हैं तो उसमें हम भारत जो है क्या कर सकता है और देशों को बढ़ावा देने के लिए, आई थिंक उसके बारे में डिस्कशन होगा। और अभी जो जैसे स्पीकर्स की हमारे स्पीकर साहब की जो मीटिंग हुई थी, बायलैटरल मीटिंग हो रही है, उसमें भी उन्होंने सब जितने भी देशों के साथ में उनकी मीटिंग हुई है सबके साथ में उन्होंने ये स्ट्रेस किया है कि भारत उनके यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो उनको सहयोग चाहिए, उनके ट्रेनिंग के लिए या दूसरे तरह के सहयोग चाहिए, टेक्नोलॉजी में सहयोग चाहिए, उसके लिए भारत तैयार है। तो इससे एक जो लोगों को एक वो मिलती है कि भाई भारत एक मजबूत धड़े की तरह खड़ा हुआ है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है आज जो हो रही है, कल से शुरू हो चुकी है खैर के, तो वो उसका एक कड़ी है मेरे ख्याल से उसके लिए। जी हाँ, और आपने जो बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत की है, संसदीय प्रक्रिया है, पूरा विश्व उसको बहुत सम्मान से देखता है। एक अवसर ऐसा था जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तब जो है बहुत सारी शक्तियों का, वैश्विक शक्तियों का ये कहना था, उनकी एक शंका थी कि इतनी विविधता से भरा हुआ देश है, यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था उस तरीके से सफल नहीं हो सकती। लेकिन हमने सभी शंकाओं को धत्ता बता दिया और हमारी संसदीय प्रक्रिया को देखने के लिए समय समय पर जो है अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं और बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। और ये आज का जो ये अवसर है और इस बार का ये जो 28वें CSPOC की मेज़बानी का जो अवसर है, वो भी जो है विश्व के लिए एक कौतूहल का जो है विषय बन गया है कि इतना बड़ा वृहद आयोजन जो है संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होना भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। सुशील जी। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिबंध जी कि भारत
जैसा कि आपने कहा कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो उस वक्त बहुत शंकाएं पैदा की गई थी लोगों के सामने, और लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा, भारत एक अकेला देश था, और बहुत कम देश थे उस समय में, जब कि वोटिंग राइट सबको बराबर का वोटिंग दिया था, जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। कुछ देशों में तो बहुत देर में जाकर के उसका, जबकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हमारे बहुत समय के बाद में मिला। तो भारत की जो डेमोक्रेसी की जो परंपरा थी वो पहले से ही फाउंडेशन, क्योंकि सभी के पार्टिसिपेशन के बेसिस पे उसको किया गया। और भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा जो है वोटर्स इंडिया में है, और दुनिया में सबसे कम समय में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन या इलेक्शंस होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा ही एक आश्चर्यजनक काम होता है हमारे यहाँ पे कि, और ये शो करता है कि हम पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए कितने ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। और ईवीएम्स का जो इस्तेमाल है हमारे यहाँ, वो एक अपने आप में बड़ा यूनिक है। और जिस तरह से हम और देशों को मदद कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ भी जो मेल प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म हो सके ईवीएम के इस्तेमाल से, भारत सरकार उनको फ्री में बिना कॉस्ट के उनको ट्रेनिंग देती है और टेक्नोलॉजी उनको दे रही है, ताकि डेमोक्रेसी की जो जड़ है वो वहां भी और देशों में भी और मजबूत हो। तो ये जो हमारे यहाँ यूनिक हमारे यहाँ सिस्टम है, जैसा कि हम जानते हैं बहुत से देशों में जबकि पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट आने में बहुत समय लगता है, और वहां पे एलिगेशन भी होते हैं मेल प्रैक्टिसेस के कि भाई इसमें जो है वोट जो उसमें कार्ड थे उनके, जो वोटर जो स्लिप थी उसमें गड़बड़ की गई। हमारे यहाँ पर बिना किसी झगड़े के, बिना किसी इंसिडेंट के जो इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन होते हैं और उनके रिजल्ट मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर सारे निकल आते हैं। ये दुनिया में जो है एक यूनिक है प्रैक्टिस है, और जिसके लिए सब आश्चर्य में रहते हैं, और उसके लिए हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं बहुत सारे देश। जी हाँ, दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ गए हैं। अजय कौल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विशेष केंद्र JNU। डॉक्टर अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अजय कौल जी, बस कुछ ही जो है समय पश्चात जो है प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे और औपचारिक जो है 28वें CSPOC का शुभारंभ हो जाएगा और प्रधानमंत्री का संबोधन भी है। कितना महत्वपूर्ण अवसर है। यहाँ पर सुशील जी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की संसदीय प्रक्रिया को जानने के लिए पूरा विश्व जो है वो उसमें कौतूहल रहता है, और समय समय पर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आते भी हैं और यहाँ की संसदीय प्रक्रिया को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसकी सराहना और प्रशंसा करते हैं। आज एक बहुत बड़ा अवसर है। चौथी बार वैसे CSPO की मेजबानी कर रहा है भारत, लेकिन काफ़ी जो है बदलाव आ गया है, और विशेष रूप से तकनीकी रूप से काफ़ी बदलाव आ गया है, और तकनीक को एक विषय भी बनाया गया है जिसमें AI को और सोशल मीडिया को एक सत्र विशेष का जो है विषय बनाया गया है। कितना महत्वपूर्ण है और ये यात्रा जो है CSPOC की कितनी बदल गई है इतने वर्षों में। जी, जैसे अभी सुशील जी ने भी कह रहे थे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ये कितनी इवॉल्व होगी। ये शुरू में जब आज़ादी मिली तो बड़ी शंका थी सब लोगों को कि पता नहीं भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री रह सकता है, कि यहाँ पे क्या इतने कैपेबल है या लोग। बट वो अब सारे वो जो शंकाएं थी वो सारी ख़त्म हो गई है, और इंडिया इतना, मतलब मैं बोलूँ भारत की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल दिया जाता है ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतनी डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होना एक अपने आप में एक मिसाल है। छोटी छोटी कंट्री आप देखो वहाँ पे एक डेमोक्रेसी नहीं वो कर पा रहे हैं, लेकिन इतने विशाल देश में जहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग कल्चर्स है, और फिर भी एक सूत्र से बंधे हैं। वो क्या है? डेमोक्रेसी, वो जो खून में हमारे भारत में। तो ये एक खुद ही एक उदाहरण, जैसे आपने बोला कि मैंने खुद भी देखे पार्लियामेंट में बहुत सारे डेलीगेशन आते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, और हमारी जो फंक्शनिंग होती है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स की, जब भी सेशन होते हैं, बजट सेशन या कोई भी, तो वह गैलरी में बैठ के देखते हैं और सीखते हैं कि क्या है, कैसे होता है। और जैसे इवॉल्व हुई है डेमोक्रेसी
इंडिया में भी हुई है ऑल ओवर। और ये नए चैलेंज जैसे इश्यूज़ आपने जिससे बात की कि एआई है, मेन है, सोशल मीडिया है, ये नए नए चैलेंजेस हैं। जैसे इवॉल्व होती है डेमोक्रेसी, तो ये नए नए जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना ये बहुत अच्छे, ये टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि एआई आप देखो सोशल मीडिया में आज एक चैलेंज भी है और एक मतलब अवसर भी है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एआई बहुत हेल्पफुल भी है लेकिन बहुत चैलेंज भी है, इसमें बहुत सारे मिसयूज़ भी होते हैं। मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि एआई इट्स लाइक ए न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर एनर्जी, जो उसका आप सिविलियन यूज़ भी कर सकते हो और इसको कैन बी मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आल्सो। जी जी अमित जी, ये जैसा कि यहाँ पर अजय जी ने भी इसका इशारा किया है कि छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पर वो जो है लोकतंत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं। हमारे पड़ोस में भी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ घटित तो हो चुकी हैं, और वैश्विक परिदृश्य भी जिस प्रकार का इस वक्त बना हुआ है उसको लेकर दो तरीके के विचार सामने आ रहे हैं कि जब विश्व में अलग अलग देश जो हैं अपना अपना सब देखने लगे हैं, ऐसे समय में इस सम्मेलन की क्या आवश्यकता है, एक। और दूसरा ये है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इस सम्मेलन को भारत में आयोजित करना। देखिए, पूरा विश्व एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौके से गुज़र रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें तो वहाँ पे डेमोक्रेसी हमेशा आती और जाती रही है, और अभी भी बांग्लादेश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और पाकिस्तान की बात करें तो आसिफ मुनीर जिस तरह से वहाँ तथाकथित सत्ता चला रहे हैं वो भी सबके सामने है। नेपाल में अभी हम लोगों ने जनजी का हाल देखा ही, और वहाँ पे अंतरिम सरकार चल रही है। और ईरान में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो। ऐसे में भारत इस 28वें संसदीय कॉन्फ्रेंस का जो मेज़बानी कर रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं वो कॉमनवेल्थ से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत बड़े संघर्ष के बाद आई है। जैसा अभी कौल साहब ने बोला, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब काफ़ी लोगों का ये मानना था कि भारत में डेमोक्रेसी कितने दिन रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने विजनरी तरीके से हमारा संविधान बनाया, संसदीय कार्यप्रणाली को अपनाया, जो कि हमने डुअल सिस्टम जो किया, द्वैध संसदीय प्रणाली हमने उसको ईजाद किया, तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन इतनी विविधताओं के बाद भी और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी भारत ने कहीं ना कहीं इस संसदीय प्रणाली ने विविधता को एकता में पिरो के रखा है, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हम लोग पथ प्रदर्शक हैं ग्लोबल साउथ के, मुख्यतः जहाँ पे डेमोक्रेसी आती और जाती रही है, क्योंकि भारत ने अपने केओस को संभाल कर रखा है जी। वो विश्व के और लिए जो बहुत अभी बड़ा अमित जी हम लोग उदाहरण है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो अलग अलग जो है कॉमनवेल्थ देशों के संसद के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, सत्कार करते हुए, और ये एक बहुत ही विशेष पल है भारत की संसद के लिए, संसदीय प्रक्रिया के लिए और संपूर्ण देश के लिए। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञ पैनलिस्ट भी बता रहे हैं कि भारत ने एक उदाहरण पेश किया है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार इसका विस्तार हो रहा है, संसदीय प्रक्रिया जो है सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति संसद के माध्यम से कैसे हो, कैसे उनका जीवन बदले, बेहतर हो, उसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। न केवल किया जा रहा है बल्कि ये प्रयास दुनिया देख रही है और उनके प्रतिनिधि आकर यहाँ पर सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें कितनी सुनहरी है अमित जी, जो हम चर्चा के मध्य दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए, ये जो तस्वीरें बहुत सुनहरी हैं, क्योंकि भारत को अगर बोला जाए तो हम लोग ही लोकतंत्र की जननी हैं। जो अमेरिका ने कई बार ये छलावा किया कि वो सबसे पुरानी
वैश्विक का प्रजातंत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत लोकतंत्र की जननी है, और क्योंकि जब इतिहास में सारी चीज़ें लोग इवॉल्व कर रहे थे तो उससे पहले ही भारत में जनपद और पंचायत और सभा समिति इस तरह को हम लोगों ने इवॉल्व किया था, जो कि इतिहास में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी इंडिया को बोला है, और वर्तमान सरकार ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने। जो G20 का सफल आयोजन हुआ उसमें भी इसको प्रोजेक्ट किया गया, और ये तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि भारत ने बहुत ही सफल तरीके से प्रजातंत्र के अपने पुराने सिविलाइजेशन को आज तक संजो कर रखा है। और इसी वजह से इतनी परेशानियां होने के बावजूद, इतने संघर्ष होने के बावजूद जब हमें आज़ादी मिली, उसके बावजूद भी आज आज़ादी के 75वें साल तक हमारा प्रजातंत्र बखूबी चल रहा है। संविधान हमारा अनूठा है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इतने चेंज होने के बावजूद भी उसकी मूल स्वरूप और आत्मा सेम है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है सारे मुल्कों के लिए कि जो उनको भारत से सीखना चाहिए। और इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को सिखा ही नहीं रहे हैं। ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनकी प्रैक्टिसेस से भी हम अपने आप में और निखार लाना चाहते हैं, ताकि हमारा संसदीय प्रणाली और तंत्र बहुत मजबूत हो और विश्व के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर पाए। जी, और सुशील जी, जो बात यहाँ पर डॉक्टर अमित सिंह कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि जो देश शंकाएं जता रहे थे हमारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की चल पाएगी नहीं चल पाएगी, संसदीय प्रक्रिया कितनी सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आज वो देख रहे हैं। और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली के सफल होने और इसका विस्तार होने का एक कारण ये भी है कि भारतीय लोग जो हैं मूल रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं। चाहे यहाँ पर राजा महाराजाओं का समय भी रहा है, तब भी जो है चाहे वहाँ पर नंबर्स मैटर नहीं करते थे, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति भी अगर कुछ कहा करता था तो उसके कहने की भी वैल्यू हुआ करती थी। राजा महाराजा जो हैं अपने जीवन में परिवर्तन ला देते थे, अपनी शासन व्यवस्था को बदल देते थे। क्या इस वजह से, क्योंकि हम मूल रूप से जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए फल फूल रही है यहाँ की संसदीय प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था? देखिए, काफी हद तक जो आप जो कह रहे हैं प्रतिबंध जी कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत पुरानी है और पुराने समय से चली आ रही है। चाहे हम इसको देखें तो गांवों में देखें तो पंचायती राज जो है, पंचायत हुआ करती, दैट वाज वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, वहां से शुरुआत है। और जैसा कि आपने कहा कि राजा महाराजाओं के समय भी कि ये जो जनता का जो उनकी डिमांड थी या उनकी बात थी उसको रखा जाता है, और उसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति के कहने पर कि उसने कुछ कहा तो उसके ऊपर उन्होंने अपना पूरा जो है परिवार का अपना नुकसान करने को तैयार हो गए, उनको त्याग करने के लिए तैयार हो गए। तो इससे बड़ी पराकाष्ठा और क्या होगी डेमोक्रेसी की कि कोई जो है राजा जिसको कोई आवश्यकता नहीं थी, उसने अपने आप को उसके लिए क्योंकि किसी भी आम जनता में किसी को भी किसी बात से राजा की परेशानी ना हो। तो ये डेमोक्रेसी की जो जड़ है हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है, और जो कुछ देश कहते हैं कि भाई हमने डेमोक्रेसी लाई, हम पुरानी है, वो उनको अपना कहने का अधिकार है, लेकिन सत्यता अपने आप में रहेगी जिसको लोग अब विश्वास भी करने लगे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ बहुत पहले भारत में जब 1947 में भारत की आजादी हुई तो भारत एक अकेला देश था मेरे ख्याल से कि जहां जेंडर इक्वलिटी मनाया गया और सबको बराबर का अधिकार दिया गया, जबकि बहुत तरह की बातें थी कि भाई अब कोई पैसे के ऊपर होना चाहिए या एजुकेशन। हम बता दें कि इस वक्त ऑनरेबल मिस्टर ऑसबर्ट फ्रेडरिक जो हैं स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंटीगुआ एंड बारबुडा, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। और लगातार जो हैं अलग अलग देशों के संसदों के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष
और हमारे साथ 3 विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि 28वां CSPOC का आयोजन भारत में होना कितना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चुनौतीपूर्ण है वैश्विक परिदृश्य इस समय, और इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के मध्य राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ये वृहद सम्मेलन भारत में आयोजित होना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। जी सुशील जी। तो ये जो मैं बता रहा, जेंडर के बारे में मैं बता रहा था, और भारत में सबको बराबर का अधिकार दिया गया, और जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन रेगुलरली बराबर हुए, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शंस हुए, और अब उसमें भारत, अब किसी को इस बात पे कोई शक नहीं है कि भारत डेमोक्रेसी का जो है बहुत बड़ा हामी है, बहुत बड़ा सपोर्टर है, और हम ना केवल सपोर्ट करते हैं बल्कि इसको फैलाने में भी मदद करते हैं। और ये जो ये मीटिंग हो रही है, ये जो CSOP की जो 28वीं मीटिंग, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर देखें आप तो 28 अभी तक मीटिंग हो चुकी है इसकी, हर 2 साल में होती है, और हमारे यहाँ 4थी मीटिंग हो रही है, जबकि 69 से अब आप लगाएं अगर कितने, क्योंकि मेंबर इसके 54 देश मेंबर हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ 4थी दफा ये हो रही है मीटिंग। तो वो दिखाता है कि भारत जो है कितना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है। उसको जहां जैसा हम कहते हैं वो हम करते भी हैं। और ये जो 28th मीटिंग है, जिस तरह का इसका एजेंडा है, वो दिखाएगा कि भारत में जो टेक्निकल डेवलपमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजी के, IT के फील्ड में हो या दूसरे, उसको पूरी तरह से एजेंडा शोकेस कर रहा है। एंड साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि हम भारत कितना ज्यादा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है, क्योंकि जितने भी अगर आप सेशन देखें आप, उस सब में ये थीम बहुत साफ साफ नजर आ रही है। जी हाँ, थीम साफ साफ नज़र आ रही है। और अगर AI और सोशल मीडिया पर भी जो है अजय जी चर्चा होने वाली है, महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। और हम जैसे देख रहे हैं कि UPI ट्रांजिशन में भी हमने एक नज़ीर पेश की है, पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण बनकर आए हैं। और G20 के दौरान यहाँ पर जब अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तो UPI ट्रांजिशन के इतने विस्तार को देखकर वो हतप्रभ रह गए थे कि इतना बड़ा देश, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है रेडी खोमचे वाले भी जो है UPI ट्रांजिशन कर रहे हैं। ऐसा ही AI के इस्तेमाल को लेकर भी है। संसदीय प्रक्रिया में भारत जो है इसमें भी अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नज़र आ रहा है। AI का इस्तेमाल जो है अलग अलग भाषाओं के अनुवाद करने में, और AI के माध्यम से जो है संसदीय प्रक्रिया से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो सांसदों को जो है समय पर जो है मिल पाए, उसमें भी जो है AI की तकनीक का इस्तेमाल हम लोगों ने पहले से ही शुरू कर दिया है। अजय जी। जी, जैसे आपने बोला ना अभी कि AI का एग्जांपल आपने दिया, लेकिन मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि भारत जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में हमेशा अग्रम रहा है, आगे रहा है हमेशा। आप देखिए, अगर हम पार्लियामेंट की बात कर ले, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हमने देखी है इतने सालों से। आप देखिए, या पहले हम इलेक्शन पे आ जाए, इलेक्शन में EVMs इंडिया ने स्टार्ट कर दिए, और इतने लेवल पे, इतने जहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उनको EVM के साथ इलेक्शन कराना, मुझे पता है कई सारे कंट्रीज़ जब हमने इंट्रोड्यूस किए थे या भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये सीखना चाहा कि ऐसे हम भी करना चाहते हैं। यहाँ से टीमें गई, मुझे पता है कि टीमें गई यहाँ से कई लोगों को, कई कंट्रीज़ को सिखाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की जो बात होती है, और इसी तरह मैंने पार्लियामेंट के जो आप देखेंगे कि कई सालों से अब पेपर यूज़ ही नहीं होते, बजट भी अब सारा ऑनलाइन ही है, टेक्नोलॉजी के सारे यूज़ होते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर्स होते थे पहले, वो रिटन में होते थे, मतलब हार्ड कॉपीज़ मिलती थी, वो भी ऑनलाइन हो गया, सॉफ्ट कॉपीज़ होती है। तो टेक्नोलॉजी को हमारे संसद ने भी बहुत अडॉप्ट किया है कई सालों से पहले, मतलब अग्रम आगे है। अब AI में भी आगे है। जैसे आपने UPI का किया, भारत पूरा वर्ष, अब देखो
इतने सारे हमारे इलिटरेट लोग भी अभी यूपीआई यूज़ करते हैं विद आसानी से। ये एक खुद ही एक एग्जांपल सेट करता है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है उनमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, कई सारी कंट्रीज़ में इलिटरेसी है, और वो ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के वो एक बाधा बन जाती है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। लेकिन भारत ने ये भी दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी जब आप यूज़ करना चाहो तो उसके लिए इलिटरेसी या ये सब ज़्यादा बाधा नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि पर्ची वाला भी, ठेले वाला भी, सब्ज़ी वाला भी यूपीआई यूज़ करता रहता है, उसको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता नहीं हो, लेकिन उसको ये ईज़ ऑफ होता है, ईज़ ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं। तो भारत हमेशा इसमें एग्जाम्पली रहा, आगे रहा है। या भारतीय जो अमेरिका में सारा सिलिकॉन सिटी वगैरह जो सारे टेक्नोलॉजी के जो वो फाउंडर्स हैं, जो इंडिया से, ये गूगल में कौन थे? ये भारतीय थे, भारतीयों ने इसको ऐसे किया। तो भारत हमेशा इस मतलब टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी में तो आगे हमेशा रही है। तो ये अब एग्जाम्पल, ये अब शोकेस करने का एक मौका बन गया, अब मिल गया, एक अच्छा एक अवसर है जो शोकेस करने का कि भारत में कितनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। जी हाँ, और हमारे जो युवा जो हैं तकनीक के क्षेत्र में न केवल भारत के भीतर अलग अलग देशों में न केवल काम कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और संसदीय प्रक्रिया की बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी बात करें अमित जी, तो हम लोग जो हैं उदाहरण पेश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे आयोजन में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी हैं, तो छोटे छोटे अफ्रीकी देश भी और यूरोपीय देश भी जो हैं इसमें हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है विश्व को नहीं है। लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर पिछले 12 बरस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने अलग अलग देशों का दौरा किया है, जिसमें बड़े देश तो हैं ही, छोटे देश भी हैं, और वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री का भी सम्मान हुआ है। लेकिन उन देशों में भी विश्वास बहाल करने का प्रयास प्रधानमंत्री लगातार करते हैं कि आप छोटे नहीं हैं, आप उतने ही महत्वपूर्ण देश हैं जितने कि अन्य कोई शक्तिशाली देश। देखिए, पिछले 12 साल में जो मोदी जी के जितने भी विदेश के दौरे हुए वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े देशों के साथ साथ छोटे देशों पर भी पूरा कंसंट्रेट किया है। बल्कि अगर ये बोला जाए, हमारी डिप्लोमेसी ने किसी को भी छोटे और बड़े देश की तरह आंका नहीं है। हमने सबको एज ए एलाई साधने की कोशिश की है, हमने उनको एज अ मित्र अपने साथ लेकर चलने की कोशिश की है, चाहे वो छोटा सा देश फिजी ही क्यों ना हो या अमेरिका क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ भारतीय सामरिक परिस्थितियों के माध्यम से जिस देश की महत्ता हो वहाँ पे उन्होंने दौरा किया है और संबंधों को एक नए मुकाम तक लेकर गए हैं। और यही वजह है कि लगभग वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 30 से ज़्यादा देशों ने अपने सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा है। तो विदेश नीति को भी देख लें तो भारत ने अपने आप को लगातार एंडोर्स किया है कि ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में है। और उसके साथ साथ जो बड़े ताकतें हैं, क्योंकि आज के समय में मुझे नहीं लगता कि हमें किसी कोई बड़ी ताकत करके आंकना चाहिए, लेकिन फिर भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संज्ञा दी जाती है तो हमने उसमें भी सामंजस्य बनाने की कोशिश की है। और हम लोगों ने पिछले 12 साल में अपनी इमेज पूरी तरह से चेंज कर दी है। जो एक समय माना जाता था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक पिछलग्गू राष्ट्र है, अब वो नहीं है। अब भारत आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नैरेटिव सेट कर रहा है और उसी के माध्यम से पूरा विश्व अपना पक्ष और विपक्ष रख रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और उस बदलाव ने जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनमें भी एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जिस तरह से भारत एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चल रहा है कि वो लोग भी भारत से सीख लेते हुए उसी तरह से अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धाक रख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से ट्रंप अभी ईरान को लेके या ग्रीनलैंड को लेके या कई और मुल्कों को लेके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, नया आयाम है और उसका नेतृत्व भारत ही कर रहा है, जो बहुत ही
अच्छी बात है। जी हाँ, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहाँ पर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जो कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका सम्मान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष उनका अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और औपचारिक शुभारंभ करेंगे 28वें CSPOC का। और सीधी तस्वीरें हम लगातार कार्यक्रम स्थल से आपके साथ साझा कर रहे हैं, साथ ही साथ 3 विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सुशील जी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती की बात है, उसमें हमारी और वैश्विक स्तर पर जो हमारी साख बढ़ी है, उसमें पहले देखा जाता था कि जो भारत की जनसंख्या है उसको एक वीक पॉइंट के तौर पर जो है प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन पिछले 10-12 बरस में बदलाव ये आया है कि ये एक शक्ति के रूप में जो है पूरे विश्व के सामने लाया गया है। और इसके अलावा जो हमारी विविधता है, जो हमारे देश का जो एक आभा मंडल है और इसकी जो भूमिका है, उसको जो अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए भी विश्व का ध्यान लगातार आकर्षित हो रहा है। और इसमें अगर एक और चीज़ ऐड करें, जो हमारी आर्थिक प्रगति है, वो विश्व के किसी भी बड़े शक्तिशाली आधुनिक देश से अधिक प्रबल है। उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। प्रतिम जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि भारत की जो मैं आर्थिक प्रगति को पहले लेकर चलता हूँ कि भारत की जो आर्थिक प्रगति हुई है पिछले 10-12 साल में, हम जो है अब ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसकी तरफ हम अग्रसर हैं। पीपी के बेस अगर हम आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो ऑलरेडी हम 3rd नंबर पर, तीसरे नंबर पर हैं। तो ये जो भारत का आर्थिक विकास हुआ है पिछले, और जिसकी जो आप पिछले 10-12 साल में जो रेट बढ़ा है। दूसरा, जो अभी इंडिया जो है, भारत जो है सबसे तेज गति से इकोनॉमी, अगर हम आर्थिक रूप से देखें, ग्रोथ रेट जो है हमारी सबसे हाई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सारी दुनिया को दिख रहा है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसके, कई बार कुछ लोग बात करते थे, जैसे चीन का एग्जांपल लेकर के, कि वहाँ पे भाई प्रोग्रेस इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वहाँ ऑटोक्रेसी है। लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि डेमोक्रेसी कोई जो है रुकावट नहीं है प्रोग्रेस करने में, बल्कि सहयोग है, क्योंकि उससे ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। सारे जो जैसे भारत में विविध देश है, तो हर सेक्टर के लोग, हर तबके के लोग उसमें शामिल होते हैं। जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डिस्पैरिटी, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो कम होती जा रही है, और वो नतीजा है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। हर एक किसी को अपनी आवाज उठाने का, अपनी समस्याओं को सामने लाने का अधिकार है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में भारत की बात करते हैं, और जो लोग कहते थे कि भाई शुड आई कंटिन्यू? जी सुशील जी, आपकी जी आ रही आवाज। अच्छा, तो वो जो भारत को जो कहते थे कि भारत की पॉपुलेशन जो है क्योंकि एजुकेटेड नहीं है और जो है पॉवर्टी ज़्यादा है, इसलिए वो डेमोक्रेसी भारत में नहीं चल सकती। लेकिन भारत ने ये पूरी तरह से ये सिद्ध किया कि जो पॉपुलेशन है, जो भारत की संख्या है, जो कि हम भारत आज जो है सबसे बड़ा संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश बन गया है, वो एक ताकत है, कमजोरी नहीं है। जी हाँ। और तो ये हमने आज दुनिया को दिखा दिया है, और लोग सब अब इस बात को मानने लगे हैं। क्योंकि जब आप किसी भी सेक्टर में आप देखिए कि आईटी हो, उसमें दुनिया में हम सॉफ्टवेयर में दुनिया में सब जानते हैं हमने क्या किया है, हमने स्पेस में क्या किया है कि सबसे कम कीमत खर्चे करके हमने यान जो है हमारे जो चंद्रमा हो या मंगल हो, सबसे कम खर्चे पे हमने पहुंचाया है, जिससे अब जो है जो विकसित देश है वो भारत से सीखना चाहते हैं कि भारत ने के क्षेत्र में हमारी जो उड़ान है वो अन्य देशों से बहुत ज़्यादा
ऊंची है, प्रखर है, मजबूत है। अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है आर्थिक प्रगति के साथ साथ कि भारत जो है विश्व का सबसे युवा देश माना जा रहा है। यहाँ पर 35% जो है युवा पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को राह पर भी लगाया जा रहा है, स्किल भी किया जा रहा है और उनके लिए अवसर भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा बदलाव है। जी, जैसे आपने कहा कि 35% युवा ही है, युवा को देश ही माना जाता है भारत। तो और इसको जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है जी। और जो यूथ का जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा उनको एनहांस किया जाए, उनको बढ़ाया जाए ताकि वो देश के काम आए और देश की प्रगति में वो हिस्सा लेते रहे। और जो हुआ भी है, कई सालों से ही हुआ भी है कि जो यूथ पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी मतलब जो जैसे ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टेस्ट भी है, तो हम सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाले मुल्क है। और इतना लार्ज होके भी, इतना बड़ा मुल्क होके भी, इतने जैसे चैलेंजेस होके भी हम सबसे फास्टेस्ट और पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक कंट्री होके भी इतना फास्टेस्ट ग्रो हो रहे हैं, इतनी जीडीपी ग्रोथ हो रही है। ये एक अपने आप में एक मिसाल है। दूसरा, अभी मैं वापस आऊँगा उसी पे, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी छोटी छोटी कंट्रीज़ में भी गए, अफ्रीकन कंट्रीज़ है या और G20 का तो उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। एग्जैक्ट, तो मैं उसको कह रहा हूँ एक डेमोक्रेटिक कल्चर वो भी है ना, कि जो एक मिसाल वही है डेमोक्रेटिक कल्चर। हम छोटा बड़ा, डेमोक्रेसी में का कॉन्सेप्ट ही है कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर है, सबको हम एक समान ट्रीट करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे। और दूसरी जो बार बार बात आ रही है कि भाई भारत की जो डेमोक्रेसी बनी थी, जब आज़ादी मिली थी, तब ये शंकाएं थी पर्टिकुलरली वेस्ट में, पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन वगैरह में ज़्यादा थी कि भाई भारत कैसे संभाल पाएगा, इतना बड़ा देश है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, तो ये डेमोक्रेसी कहाँ संभल पाएगी। तो उसी में एक एग्जांपल हम बन के आ गए। अब हमारा उसी टाइम पे एक मुल्क बना पाकिस्तान, आपने उनका हाल देखा। अब जैसे मैं बार बार ये बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी एक होती है जो एक्टिव और फंक्शनल, एक रियल डेमोक्रेसी। अब वहाँ पे एक डेमोक्रेसी वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी है, अपोजिशन का कोई पता नहीं। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे अपोजिशन भी हो, अपोजिशन वॉइसेस हो, बहुत सारी पार्टीज़ हो। अब वहाँ पे एक डेमोक्रेसी है जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, वो तो सब पता ही है। डेमोक्रेसी को कितनी बार कुचला गया। तो इनफैक्ट मैं आपको एक एनेक्डोट बताता हूँ कि एक सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तानी मुझे बोले थे कि भाई आप, भारत इतना भाग्यशाली रहा है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी पनपी, हम तो मिलिट्री रूल के अंदर इमीडिएटली आ गए और उससे हम अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं और ये हमारी ट्रेजेडी है। तो वो लोग पाकिस्तान के भी लोग भी देखते हैं कि भारत में जो डेमोक्रेसी है हमको भी ऐसे ही मिले। जी हाँ, और सेना के चंगुल से जो राजनेता निकालने का प्रयास करते रहे हैं वो अंदर जो है होते रहे हैं। इमरान खान की एक अपोजिशन पार्टी है, वो जेल में सड़ा हुआ। जी अमित जी, ये यहाँ पर युवाओं के देश की बात चल रही है कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पर 35% से ज़्यादा युवा आबादी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं की भागीदारी मतदान प्रक्रिया में भी बढ़ रही है और प्रयास ये किया जा रहा है युवा संसद जो है वो लगाकर कि युवा जो हैं बड़ी संख्या में इस संसदीय प्रक्रिया को समझे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझे और उसमें भागीदारी निभाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चुनाव लड़ने के अवसर भी उत्पन्न करें। वो भी एक बड़ा बदलाव है। देखिए, काफ़ी बड़ा बदलाव है। मेरा तो ये मानना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवाओं का मुल्क है और सिर्फ युवाओं का नहीं, स्किल्ड युवाओं का मुल्क है। जी हमें ये बोलना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग युवा भारत में मिलते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अच्छी खासी वैल्यू है। और हमारे जो युवा हैं स्किल्ड हैं, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में भी जो सोशल मीडिया के पहलू पे भी चर्चा होगी, एआई पे भी चर्चा होगी। तो आज का जो भारत का युवा है इस सारी तकनीक से लैस है।
और जो कुछ और मुल्कों में जो हम धरने प्रदर्शन और डेमोक्रेसी या शासन तंत्र के खिलाफ जो माहौल देख रहे हैं वो जेन जी ही चला रहे हैं। और भारत का जो जेन जी है वर्तमान संसदीय प्रणाली से, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था से, यहाँ तक कि सरकार के कार्यकलाप से संतुष्ट है। वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में सरकार का लगातार सहयोग कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद युवाओं को साथ लेकर चलना, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है, जल्दी ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी का जो हर बार का एक रूटीन रहता है वो युवाओं के साथ संवाद करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी छात्रों के साथ वो संवाद साधने की कोशिश करते हैं और उनके टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ भी उनके कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की वर्तमान सरकार बहुआयामी मंचों के माध्यम से युवाओं को साधने का काम कर रही है। उनकी एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में ले जाने की कोशिश हम लोग लगातार कर ही रहे हैं और इसी वजह से युवा का विश्वास वर्तमान सरकार के साथ, हमारी संसदीय प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि ये 60 से भी ज़्यादा मुल्कों के जो प्रतिनिधित्व आए हैं। मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको ये एक नया आयाम सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार अपनी युवा शक्ति को चैनलाइज करना है। तो भारत एक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जी तो हाँ, हम और युवा भी हैं सबसे और महत्वपूर्ण ये भी है कि युवाओं को अवसर भी दिए जा रहे हैं, युवाओं से कहा भी जा रहा है आप जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग बने, दूर से ही केवल सरकार बनाने वाले नहीं हैं, सरकार में शामिल होने वाले भी लोग बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के वोटर्स को इस बात की पूरी आशा भी है ना कि अगर कभी किसी को सरकार बनाने का अवसर देना है तो हम दे देंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सफल प्रक्रिया है और अगर किसी को बदलना है तो उसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जब हम किसी सरकार को बदल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये विश्वास बहाल होना, ये आज़ादी के बाद से ये एक सतत प्रक्रिया का अंग रहा है। सुशील जी, क्या आप मानते हैं? और ये सतत प्रक्रिया की वजह से जो है पूरा विश्व जो है भारत की ओर से देख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि अगर मैं आपको एक और थोड़ा सा दूं कि भारत में कितनी दफे डिफरेंट दो अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, जिसके जो जब भी पावर का चेंज हो, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, तो उसमें कभी कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। जबकि जो दुनिया में अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहते हैं, देश कहते हैं, उसमें क्या हुआ हमें सबको मालूम है कि जब वहां तैयार छोड़ने के लिए, सत्ता छोड़ने के लिए वहां तैयार नहीं थे और वहां पर किस तरह के हंगामा है। भारत में यहाँ कभी इस तरह का कोई घटना नहीं हुई कि कभी किसी पार्टी की सरकार बदली तो उसने उसको सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। ये दिखाता है कि भारत में जब सत्ता और जनता की जो इच्छा होती है, जो कि लक्ष्य। A very warm welcome to all of you to this ceremony today. I am going to make an important announcement for everyone. कुछ अनाउंसमेंट हो रही है और एक बार सुन लेते हैं सुशील जी, क्या कुछ कहा जा रहा है वहां पर? All the presiding officers who are there in the lounge may remain there, who are to accompany the speaker in the procession may remain there, and all other delegates are requested to proceed to their respective places. Only the presiding officers who are to accompany the procession may remain there in the lounge, and rest others may kindly proceed to their respective places. The delegates to move towards the central hall for the ceremony, and only the presiding officers to remain here in the lounge. Thank you, everyone. लोकसभा अध्यक्ष लगातार प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और कुछ ही समय बचा है, अभी प्रधानमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में वो 28वें CSPOC का
औपचारिक रूप से शुभारंभ कर देंगे। और वैसे अगर बात करें इस सम्मेलन से जुड़े हुए कार्यक्रमों की, तो इसकी श्रृंखला कल से ही प्रारंभ हो चुकी है। लाल किले में भी जो है रात्रि भोज भी किया गया था प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष वहाँ स्वयं उपस्थित थे और आज भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न केवल उपस्थित हैं बल्कि कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, औपचारिक अभिवादन कर रहे हैं। और ये जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। और हमारे विशेषज्ञ सुशील जी बता रहे थे कि जो यहाँ की लोकतांत्रिक और चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी जो है महत्वपूर्ण है, उसने एक विश्वास पैदा किया है कि सरकारों को बनाना जो है जनता के हाथ में है। और इतनी विविधता भरे हुए देश में भी सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, बदलती हैं, वो बहुत ही सहज रूप से हो जाता है। जबकि बहुत सारे आधुनिक, शक्तिशाली, विकसित माने जाने वाले राष्ट्रों में काफ़ी दुविधा की स्थिति देखी गई है। और अब जब प्रयास किया जा रहा है युवाओं का प्रतिनिधित्व, और हमने ये भी देखा सुशील जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों, तरुणों और युवाओं को लेकर उनमें जो है बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है कि उनको लगता है कि जो एक संकल्प लिया गया है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसका माध्यम जो है देश के बच्चे, तरुण और युवा हो सकते हैं। ये भी एक कारण है कि ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है फल फूल रही है, संसदीय प्रक्रिया और भी पल्लवित होकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश का जो भविष्य है वो यंग जनरेशन, जो युवा है, उनके हाथ में है। और प्रधानमंत्री जी का इसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर हम देखें तो ये 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, बराबर हमारे यहाँ जो एवरेज एज है एमपीज की वो भी डिक्लाइन कर रही, कम होती जा रही है और पहले के मुताबिक। और करीब जो है बल्कि हमारे यहाँ 2 एमपी हैं जो कि बिल्कुल 25 उम्र जो 25 वर्ष की जो आयु, क्योंकि उसी पर एमपी बनने का उनका अधिकार होता है, तो उस पर ही उनका इलेक्शन हुआ है। और करीब 11% के करीब जो है लोग हमारे यहाँ 40 से नीचे हैं। तो बराबर युवाओं का जो युवा इवन एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है उसमें उनको एनकरेज करा जा रहा है कि भाई आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शामिल होइए। और युवाओं का इंटरेस्ट भी है क्योंकि उन्हीं के हाथ वो साथ से की वजह से ही देश की डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी। और वो उनको अभी से उनको एनकरेज करा जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी बराबर अपने मन की बात में या जब बातचीत करते हैं उसमें हमेशा उसमें पार्टिसिपेशन के लिए उनकी बात करते हैं। और उसका हमें परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि अब जो यंग है पर जनरेशन है, जो हमारा युवा है, उसको डेमोक्रेसी में इच्छा है। और जब हम वोटर की परसेंटेज देखें तो 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ वोटिंग राइट है, उसका परसेंटेज आप देखें तो 18 वर्ष के जो युवा है और या उसके बाद यंगर जो जनरेशन है वो उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन बराबर पड़ रहा है, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट भी है कि डेमोक्रेसी में। और वो इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि उनको एनकरेज करा जा रहा है सभी स्तरों पर, और प्रधानमंत्री जी के स्तर पर खास तौर पर इस बार। जी हाँ, और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की संसदों के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वहाँ पर उपस्थित हैं। और अभी संभवतः केंद्रीय कक्ष की और लोकसभा अध्यक्ष के साथ सभी प्रतिनिधि आगे बढ़ेंगे और केंद्रीय कक्ष पहुँचेंगे। केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री स्वयं 28वें CSPOC का औपचारिक रूप से शुभारंभ